हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पीसीएस जे के सिलेबस में जो माइनर एक्ट्स हैं उसमें से एक है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 अर्थात द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इसको हम देखेंगे, इसका पूरा विश्लेषण करेंगे, कोशिश करेंगे कि इससे सभी जो प्रोविज़न हैं जिससे एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं तो उन सारे प्रश्नों को हम देखें और सभी जो फैक्ट्स हैं और जो सभी इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं उनका हम विश्लेषण भी करेंगे। तो ये वीडियो जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, आप इसे बेहद ध्यानपूर्वक हमारे साथ देखिए, प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और पूरी उम्मीद है कि इस एक्ट से जो भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए वो सारे आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। और इसके पहले दोस्तों, जो भी माइनर एक्ट्स हैं, जितने भी 9 एक्ट हैं, तो लगभग सारे एक्ट के वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं और वो पूरे जो है एक्सप्लेनेशन के साथ हैं, एमसीक्यूज के साथ हैं। तो आप उनको सॉल्व करिए और अपनी तैयारी को एक मजबूती प्रदान कीजिए। और आप हमारे चैनल विधिकारी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको पीसीएस जे के सिलेबस से संबंधित सभी विषयों के एमसीक्यूज आपको आसानी से मिल जाएंगे और आप उनको सॉल्व करके अधिक से अधिक अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और प्री एग्ज़ाम तो बिल्कुल, अगर हमारे अनुरूप आप प्रश्नों को हल करते हैं तो प्री एग्ज़ाम चाहे जिस राज्य का हो आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं इस अधिनियम के बारे में क्या किस तरह के प्रावधान हैं। तो पहला, तो इस अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम है वह घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है और इस अधिनियम में कुल 37 धाराएं हैं। 37 धाराएं हैं और कुल 5 अध्याय हैं। इसमें 5 अध्याय। और आइए देखते हैं कि आगे किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। तो पहला है, यह अधिनियम किस दिन प्रवर्तन में आया है। तो यह अधिनियम जो है इसके बारे में धारा 1 में कोई प्रावधान तो नहीं दिया गया है। धारा 1 में खंड दूसरे में यह बताया गया है कि इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पर होगा और धारा 1 के खंड 3 के अंतर्गत यह बताया गया है कि यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार राज्यपत्र में अधिसूचना के द्वारा नियत करे। तो राज्यपत्र में अधिसूचना के द्वारा नियत किया गया है सरकार के द्वारा ये 26 अक्टूबर सन 2006 अर्थात इसी दिन से यह अधिनियम प्रवर्तित हुआ है, इसी दिन से यह प्रवर्तन में आया है। नेक्स्ट, व्यथित व्यक्ति से ऐसी महिला अभिप्रेत है। तो व्यथित व्यक्ति की जो परिभाषा है वह धारा 2A के अंतर्गत दी गई है इस अधिनियम में और इसके अनुसार व्यथित व्यक्ति से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कि जो है प्रत्यर्थी या अभियुक्त व्यक्ति के साथ घरेलू नातेदारी में है या रही है। तो यह पहला विकल्प सही है। और उस जो व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है उसका या स्त्री है, उसका कथन है कि अभियुक्त द्वारा उसके विरुद्ध घरेलू हिंसा की गई है। तो यह भी सही है। तो इस प्रकार से उपरोक्त दोनों महिलाएं पीड़ित महिला के अंतर्गत आती हैं या व्यथित व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो धारा 2E के अंतर्गत जो प्रोविज़न है उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि पीड़ित व्यक्ति से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है जो प्रत्यर्थी की घरेलू नातेदारी में है या रही है और जिसका कथन है कि वह अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा किसी घरेलू हिंसा की शिकार रही है। तो यही जो परिभाषा है धारा 2A के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, बालक को अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो बालक को जो है अधिनियम की धारा 2B के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और इसके अनुसार बालक से तात्पर्य कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। अर्थात 18 वर्ष से कम का जो व्यक्ति है वह बालक कहलाता है। और इसमें बालक के अंतर्गत कोई दत्तक, सौतेला या पोषित बालक भी शामिल है। अर्थात जिसका पालन पोषण किया जा रहा है, जिसको अडॉप्ट किया गया है या जिसका जो है दत्तक लिया गया है या कोई सौतेला है, तो ये व्यक्ति भी इसमें बालक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, घरेलू नातेदारी के संबंध में क्या सही है। तो घरेलू नातेदारी की जो परिभाषा है वह इस अधिनियम की धारा 2D के अंतर्गत 2F के अंतर्गत दी गई है और इसके अनुसार घरेलू नातेदारी से दो व्यक्तियों के बीच ऐसी नातेदारी अभिप्रेत है जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है यह साझी गृहस्थी के अंतर्गत आते हैं। और इसमें आगे यह बताया गया है कि वे समरक्तता
या विवाह द्वारा या दत्तक द्वारा, विवाह द्वारा, रक्त द्वारा, दत्तक द्वारा या इस प्रकृति के किसी अन्य नातेदारी द्वारा संबंधित हैं। तो ये दूसरा विकल्प भी सही है। तीसरा है कि वह एक अविभक्त कुटुंब या अविभाजित कुटुंब के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुंब के सदस्य हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों जो कथन सही हैं और ये सभी व्यक्ति जो है वो घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो चौथा विकल्प है यही सही है। नेक्स्ट, इस अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित मजिस्ट्रेट में किस वर्ग का मजिस्ट्रेट आता है? तो इस अधिनियम की धारा 2I के अंतर्गत जो है मजिस्ट्रेट की परिभाषा दी गई है और इसमें यह बताया गया है कि इसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट से तात्पर्य CRPC के अधीन अधिकारिता रखने वाला कोई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अर्थात प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, इसके अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट शब्द है उसमें आता है। नेक्स्ट, प्रत्यर्थी के अंतर्गत कौन शामिल है? तो प्रत्यर्थी का तात्पर्य है रिस्पोंडेंट। तो रिस्पोंडेंट की जो परिभाषा है यह धारा 2Q के अंतर्गत दी गई है और इसके अनुसार इसके अंतर्गत अर्थात प्रत्यर्थी के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति शामिल है जो कि वयस्क हो, पुरुष हो और जो पीड़ित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में है, रहा है और जिससे अनुतोष चाहा गया है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वह प्रत्यर्थी के अंतर्गत आता है। तो इसका जो पहला विकल्प है यही सही है। और धारा 2Q के अंतर्गत यह जो परिभाषा है इसके अनुसार कोई वयस्क पुरुष जो व्यथित या पीड़ित व्यक्ति के साथ उसकी घरेलू नातेदारी में है या रह चुका है या रहा है और जिसके विरुद्ध पीड़ित व्यक्ति ने अनुतोष के लिए दावा किया है या जिससे अनुतोष चाहा गया है। तो ये जो पहला विकल्प है यही प्रत्यर्थी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, साझी गृहस्थी को अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो साझी गृहस्थी की जो परिभाषा है यह धारा 2S के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट, आश्रय गृह या शेल्टर होम से क्या आशय है? तो आश्रय गृह या शेल्टर होम की जो परिभाषा है यह धारा 2 उपधारा T के अंतर्गत दी गई है और इसके अनुसार इसके अंतर्गत ऐसा गृह आता है या ऐसा शेल्टर होम आता है जो कि राज्य सरकार के द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आश्रय गृह के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो इसका जो दूसरा विकल्प है यही सही है कि इसे राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित किया जाना चाहिए, न कि केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा की परिभाषा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दी गई है? तो घरेलू हिंसा की जो परिभाषा है वो धारा 3 के अंतर्गत दी गई है और धारा 3 में यह बताया गया है कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्यर्थी का कोई ऐसा कार्य, लोप या कुछ करना या कोई आचरण जो है घरेलू हिंसा का गठन करता है जो कि पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य, जीवन, उसके रक्षा या उसका जो है शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, भावनात्मक इस तरह का जो दुरुपयोग है वो जो है वो कार्य घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, इस किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि घरेलू हिंसा की किसी अपराध की जानकारी संबंधित अधिकारी को देने वाला व्यक्ति सिविल या दांडिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा? तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 4 के उपखंड 2 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि इस प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा सद्भावपूर्वक अगर कोई जानकारी पुलिस अधिकारी को दी जाती है तो ऐसी जानकारी देने के कारण जो जानकारी या सूचना देने वाला व्यक्ति है वह किसी न तो सिविल कार्यवाही या न तो दांडिक कार्यवाही के लिए ही उत्तरदायी होगा। और धारा 4 के अंतर्गत जो प्रावधान है उसमें संरक्षण अधिकारी को अपराध की जानकारी दिए जाने के बारे में प्रावधान है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है? तो घरेलू हिंसा के अंतर्गत जो कार्य आते हैं और उसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 3 के अंतर्गत दिया गया है और इसके अनुसार किसी व्यक्ति को शारीरिक, लैंगिक, मानसिक, आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाना यह घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति को शारीरिक, आर्थिक, मानसिक या लैंगिक रूप से क्षति पहुंचाने की धमकी देना तो यह भी जो है घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। और तीसरा है बेटा पैदा न होने पर महिला को अपमानित करना, तो यह कार्य भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है और इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 3 के स्पष्टीकरण 1 के तीसरे खंड के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से ये सारे जो कार्य हैं ये सभी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं।
अब हम देखते हैं कि संरक्षण अधिकारियों के, सेवा प्रदाताओं के आदि के कुछ शक्तियां और कर्तव्य बताए गए हैं, जो कि धारा 4 से लेकर धारा 11 तक में दिए गए हैं। तो उनको हम देखते हैं कि क्रम से किनके क्या कर्तव्य हैं और उनका पालन किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसमें से धारा 4 के अंतर्गत है जो प्रावधान कि धारा 4 में यह प्रावधान है कि संरक्षण अधिकारी को जानकारी दिया जाना और जानकारी देने वाले व्यक्ति के दायित्व क्या होगा। तो इसके बारे में प्रावधान है। तो इसका जो पहला खंड है कि कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा हो चुका है या हो रहा है या होने की संभावना है, तो इस अपराध की जो जानकारी है वह संबंधित संरक्षण अधिकारी को देगा। और दूसरा है कोई व्यक्ति सद्भावनापूर्वक दी जाने वाली जानकारी के लिए किसी सिविल या दंडी कार्रवाई के अधीन नहीं होगा। अर्थात अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी घरेलू हिंसा के अपराध की जानकारी सद्भावनापूर्वक देता है तो उसके कारण उसे किसी कार्रवाई के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा। अब हम धारा 5 को देखते हैं। तो धारा 5 के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं तथा मजिस्ट्रेटों के कर्तव्य बताए गए हैं। तो इसके अनुसार कोई पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट जो कि घरेलू हिंसा की जिसे शिकायत प्राप्त हुई है या जो घटना स्थान पर उपस्थित है या जब उसको रिपोर्ट दी जाती है तो वह व्यथित व्यक्ति को कुछ उपचार प्रदान करेगा या उसको सहायता देगा। तो इसमें से क्या उपचार प्रदान करता है, तो इसके बारे में प्रावधान है कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी संरक्षण आदेश देगा, धन संबंधी राहत देगा, उसे अभिरक्षा में भेज सकता है, निवास के लिए उसको अलग निवास के लिए भेज सकता है, प्रतिकर दिए जाने का आदेश दे सकता है। तो इस प्रकार के कोई आदेश दे सकता है। उसके अलावा सेवा प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता की उसको जानकारी दी जाएगी, संरक्षण प्रदाताओं की जानकारी दी जाएगी, उसे निःशुल्क विधिक सेवा के बारे में जानकारी दी जाएगी और जहां तक सुसंगत हो आईपीसी की धारा 498A जो कि क्रूरता से संबंधित है महिलाओं के प्रति के अधीन किसी परिवाद को फाइल करने के बारे में यह जानकारी दिया जाएगा कि उसके पास अधिकार है कि वह उसके बारे में परिवाद फाइल कर सकता है। तो इन सारी बातों की वह जो है पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट या सेवा प्रदाता जो हैं उसकी जानकारी देंगे। लेकिन एक परंतु भी यह बताया गया है कि परंतु किसी पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर वह विधि के अनुसार कार्रवाई करेगा। तो इसका तात्पर्य है कि यह जो अधिनियम के प्रावधान हैं किसी पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध किए जाने के मामले में उसको कार्रवाई करने से रोकने वाले नहीं समझे जाएंगे। तो ये जो प्रोविज़न है यह पुलिस अधिकारी को यह शक्ति छीनते नहीं है कि वह संज्ञेय अपराध होने पर वो जो है कार्रवाई ना करे। नेक्स्ट देखते हैं धारा 6 के अंतर्गत आश्रय गृहों के कर्तव्य बताए गए हैं। तो धारा 6 के अनुसार जो आश्रय गृह बनाए गए हैं इस अधिनियम के तहत तो उनके कुछ कर्तव्य हैं। तो वो हैं कि यदि कोई व्यथित या पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता किसी आश्रय गृह के भार साधक व्यक्ति से उसको आश्रय उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है तो आश्रय गृह का जो भार साधक है वह आश्रय गृह उपलब्ध कराएगा इसे पीड़ित व्यक्ति को। और धारा 7 में यही कर्तव्य जो है वह मेडिकल के भार साधक व्यक्ति के लिए बताया गया है कि जब कोई व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता किसी चिकित्सीय सुविधा के भार साधक व्यक्ति से कोई चिकित्सीय या मेडिकल हेल्प के लिए अनुरोध करता है तो ऐसी स्थिति में उसका जो मेडिकल का जो भार साधक अधिकारी है वह उसे तुरंत मेडिकल हेल्प मुहैया कराएगा। धारा 8 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है और इसके अनुसार इनकी जो नियुक्ति है वह राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगा कितने जितना कि वह आवश्यक समझे तो उतने संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा। और दूसरा है कि ऐसे संरक्षण अधिकारी जब नियुक्त किए जाते हैं तो उसमें यह पूरी कोशिश रहेगी कि वो उसमें यथासंभव जो है वह महिलाएं हों और उनके पास ऐसी अर्हताएं अर्थात योग्यताएं और अनुभव हो जो कि सरकार के द्वारा विहित किया जाए। नेक्स्ट है संरक्षण अधिकारी और उसके अधीनस्थ अन्य अधिकारियों की जो सेवा शर्तें होंगी अर्थात टर्म्स एंड कंडीशन होंगे जो उनकी सर्विस की उसे क्या कैसी होगी तो उसका जो निर्धारण है वह सरकार के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा।
नेक्स्ट है संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य। तो संरक्षण अधिकारी अर्थात जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं उनके कर्तव्यों का प्रावधान धारा 9 के अंतर्गत किया गया है। तो इसके अनुसार संरक्षण अधिकारियों के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे। तो इसमें से पहला है कि किसी मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के अधीन उसके कार्यों में सहायता करना। अगर कोई मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराध के बारे में कोई कार्य कर रहा है तो ऐसे जो संरक्षण अधिकारी हैं उनको सहायता करेंगे। और किसी मजिस्ट्रेट को उस थाने के भारसाधक पुलिस अधिकारी की घरेलू हिंसा की शिकायत की प्राप्त होने पर उसकी जो प्रतियां जो है वह मजिस्ट्रेट को प्रेषित किया जाएगा और जिसकी अधिकारिता के भीतर ऐसा जो अपराध किया गया है। और तीसरा है यदि पीड़ित व्यक्ति किसी संरक्षण आदेश के लिए अनुतोष की मांग करता है तो मजिस्ट्रेट जो है को ऐसा आवेदन किया जाएगा इस संरक्षण अधिकारियों के द्वारा। नेक्स्ट है विथित व्यक्ति को विधिक सहायता उपलब्ध कराना। अगर वह अपेक्षा करता है तो उसे आश्रय गृह उपलब्ध कराना और अपनी जो जब आश्रय गृह उपलब्ध कराता है तो उसकी एक रिपोर्ट जो है संबंधित पुलिस थाने को भेजना और मजिस्ट्रेट को भेजना। यदि पीड़ित व्यक्ति को कोई शारीरिक क्षति हुई है तो उसका जो है मेडिकल परीक्षण कराना और जहां घरेलू हिंसा हुई है तो ऐसी स्थिति में वहां पर अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को उस जो मेडिकल रिपोर्ट है उसकी एक प्रति भेजना। साथ ही यह सुनिश्चित करना कि यदि उसको आर्थिक राहत अर्थात इकोनॉमिकल जो हेल्प की गई है या सपोर्ट किया गया है उसके लिए कोई आदेश किया गया है तो उसका अनुपालन और निष्पादन कराना। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं वो धारा 9 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारियों के बताए गए हैं। तो धारा 9 के उपखंड 2 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगा। अर्थात ये जो धारा 9 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति धारा 8 के तहत की गई है और तो इनका जो नियंत्रण होगा यह मजिस्ट्रेट के पास होगा और वह इस अधिनियम द्वारा या मजिस्ट्रेट और सरकार द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना होगा क्योंकि इसके बारे में पूछ सकता है कि संरक्षण अधिकारी के ऊपर किसका नियंत्रण होता है या किसका पर्यवेक्षण होता है। तो नेक्स्ट है धारा 10। धारा 10 के अंतर्गत सेवा प्रदाता या सर्विस प्रोवाइडर के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इसके अनुसार सर्विस प्रोवाइडर जो होगा इसके लिए बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए कोई पंजीकृत कंपनी होगी जिसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों और हितों का संरक्षण करना है। तो वह क्या करेगी, स्वयं को सरकार के पास इस कार्य के लिए जो है पंजीकृत कराएगी। दूसरा है किसी सेवा प्रदाता के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी। तो सेवा प्रदाता की जो शक्तियाँ हैं उसके बारे में प्रावधान धारा 10 की उपधारा 2 के अंतर्गत किया गया है। धारा 10 की उपधारा 2 के अनुसार यदि जो पीड़ित व्यक्ति है ऐसा चाहता है तो विहित रूप में घरेलू हिंसा की रिपोर्ट अब लिखित किया जाएगा और उसकी एक प्रति उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को और संरक्षण अधिकारी को भेजा जाएगा जहां पे घरेलू हिंसा हुई है। तो यह इसका कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य है कि पीड़ित या व्यथित व्यक्ति का मेडिकल परीक्षण कराना और उसे संरक्षण अधिकारी को और पुलिस थाने को उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसे भेजना। नेक्स्ट है कि पीड़ित व्यक्ति को आश्रय गृह में आश्रय उपलब्ध कराना यदि वह ऐसा चाहती है और उसे आश्रय गृह में सौंपे जाने की रिपोर्ट पुलिस थाने को भेजना। तो ये जो है सेवा प्रदाताओं के ये कर्तव्य बताए गए हैं धारा 10 के अंतर्गत। और धारा 10 के उपखंड 3 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन घरेलू हिंसा के निवारण हेतु शक्तियों या कृत्यों के निर्वहन में सद्भावनापूर्वक अगर कोई कार्य की जाती है इसके सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा तो उसके लिए उसके ऊपर कोई वाद या अभियोजन या अन्य कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो यही जो प्रोविज़न है यह धारा इधर 4 के अंतर्गत भी दिया गया है कि धारा 4 में यह बताया गया है कि जब कोई सद्भावनापूर्वक जानकारी दी जाती है संरक्षण अधिकारियों के द्वारा तो वहाँ पे कोई कार्यवाही नहीं होगी और यहाँ सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी धारा 10 के अंतर्गत अगर ऐसी जो जानकारी है या ऐसी जो कार्यवाही है वह सद्भावनापूर्वक किया जाता है। अब धारा 10 के 11 देखते हैं। धारा 11 के अंतर्गत सरकार के कर्तव्यों को बताया गया है कि इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार के कुछ कर्तव्य हैं। तो वह कर्तव्य क्या होंगे, तो इस अधिनियम के उपबंधों का टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट मीडिया के द्वारा प्रचार किया जाए।
केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों, पुलिस अधिकारी, न्यायिक अधिकारियों को इस अधिनियम के संबंध में जानकारी दिया जाए और प्रशिक्षण दिया जाए। तो इस प्रकार के जो कर्तव्य हैं वो सरकार के, उसके बारे में धारा 11 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। आगे हम और प्रश्नों को देखते हैं कि किस प्रकार के और भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं इस अधिनियम से। तो इसमें है, इस अधिनियम के अधीन घरेलू हिंसा से पीड़ित होने की स्थिति में अनुतोष प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन कौन प्रस्तुत कर सकता है। तो इसके बारे में प्रावधान अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 12 के अनुसार कोई जो पीड़ित व्यक्ति है या व्यथित व्यक्ति है या कोई संरक्षण अधिकारी है या पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति भी जो है अनुतोष के लिए आवेदन कर सकता है। तो उपरोक्त सभी व्यक्ति अनुतोष प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब मजिस्ट्रेट के समक्ष अनुतोष पाने के लिए आवेदन किया जाता है तब आवेदन की तारीख से कितने दिन के भीतर सुनवाई की तारीख नियत की जाएगी। तो इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 12 के अंतर्गत ही दिया गया है। और धारा 12 के खंड 4 के अंतर्गत 12 खंड 4 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि मजिस्ट्रेट जो है सुनवाई की पहली तारीख नियत करेगा जो कि न्यायालय के द्वारा आवेदन की प्राप्ति से 3 दिन से अधिक नहीं होगी। तो अर्थात इसका तात्पर्य है कि जब मजिस्ट्रेट के समक्ष अनुतोष प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन दिया जाता है तो ऐसे आवेदन की प्राप्ति के 3 दिन के भीतर जो है उसकी सुनवाई के लिए दिन नियत किया जाएगा। नेक्स्ट, अनुतोष के लिए दिए गए प्रत्येक आवेदन का निपटारा कितनी अवधि के भीतर किया जाएगा। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 12 के उपधारा 5 के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि यदि अनुतोष के लिए कोई आवेदन दिया जाता है तो ऐसे आवेदन का निपटारा 60 दिन के भीतर किया जाएगा। नेक्स्ट, किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जब अनुतोष दिए जाने के संबंध में मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किया जाता है तो सुनवाई की तारीख की सूचना जो है यह मजिस्ट्रेट के द्वारा संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 13 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 13 में सूचना दिए जाने और सूचना की तामील के बारे में प्रावधान किया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि जब धारा 12 के अधीन कोई आवेदन किया जाता है तो सुनवाई की तारीख की जो सूचना है वह मजिस्ट्रेट के द्वारा संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी। नेक्स्ट, जब मजिस्ट्रेट के द्वारा संरक्षण अधिकारी को कोई सूचना दी जाती है तो ऐसे सूचना की तामील कितने दिन के भीतर की जाएगी। तो इसका जो भी प्रावधान है यह भी धारा 13 के अंतर्गत ही दिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि जब ऐसी सूचना दी जाती है तो सूचना की जो तामील है वह 2 दिन के भीतर की जाएगी। नेक्स्ट, किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर पीड़ित या अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा सेवा प्रदाता के किसी सदस्य से परामर्श लिया जा सकता है। परामर्श के बारे में जो प्रावधान है यह धारा 14 के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि मजिस्ट्रेट जो है इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर पीड़ित व्यक्ति या अभियुक्त को अकेले में या संयुक्त रूप से सेवा प्रदाता के किसी सदस्य से परामर्श लेने के लिए निर्देश दे सकता है। नेक्स्ट, धारा 15 के अंतर्गत इस अधिनियम के तहत किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान मजिस्ट्रेट अपने कार्यों के निर्वहन में किसी विशेषज्ञ की सहायता प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा विशेषज्ञ कौन होगा। तो ऐसा जो विशेषज्ञ है उसके बारे में जो प्रावधान है धारा 15 के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि ये जो विशेषज्ञ है वह अधिमानतः कोई महिला होगी। और यह जो महिला है अधिमानतः कोई महिला विशेषज्ञ होगी। और अधिमानतः का तात्पर्य है कि उसको वरीयता दी जाएगी कि वो महिला ही हो। अगर महिला नहीं है तो पुरुष भी चलेगा, लेकिन वरीयता जो है महिला को दी जाएगी। और ये जो विशेषज्ञ महिला है यह जो है पीड़ित व्यक्ति की अगर नातेदार है या नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आगे है कि ऐसा व्यक्ति परिवार कल्याण के संवर्धन में लगा हो। तो इस प्रकार से ये जो तीनों कथन हैं ये सब सही हैं। ये विशेषज्ञ जो है इस प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं। नेक्स्ट, किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के अधीन जो कार्यवाहियां हैं वह बंद कमरे में की जाएंगी। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 16 के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि यदि मजिस्ट्रेट ऐसा उचित समझता है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसकी जो कार्यवाहियां हैं उसे बंद कमरे में संचालित की जानी चाहिए तो वह ऐसा कर सकता है। अर्थात मजिस्ट्रेट जो है वह कार्यवाहियों का बंद कमरे में संचालन कर सकता है।
धारा 17 के अनुसार घरेलू नातेदारी में प्रत्येक महिला को इसमें से कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो इनमें से प्रत्येक महिला को साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार प्राप्त है। और धारा 17 में यह भी बताया गया है कि चाहे वह महिला जो है उसमें कोई अधिकार, हक या फ़ायदा प्राप्त हित रखती हो या न रखती हो, लेकिन फिर भी उसमें उस पर रहने का अधिकार है। और इसके खंड 2 के अंतर्गत यह बताया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण के सिवाय कोई भी जो पीड़ित व्यक्ति है या व्यथित महिला है, वह अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा किसी साझी गृहस्थी से बेदखल नहीं किया जा सकता है। तो इसके जो बारे में भी प्रावधान 17 के उपधारा 2 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, मजिस्ट्रेट के द्वारा संरक्षण आदेश धारा 18 के तहत पारित किया जा सकता है। तो संरक्षण आदेश कब पारित किया जा सकता है? तो इसके बारे में प्रावधान धारा 18 के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि कोई जो मजिस्ट्रेट है वह पीड़ित व्यक्ति को सुनने के बाद, अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने के बाद और प्रथम दृष्टया यह समाधान हो जाने पर कि घरेलू हिंसा हुई है, तभी वह संरक्षण आदेश पारित करेगा। तो इस प्रकार से जो उपरोक्त तीनों जो ग्राउंड हैं, इनके आधार पर जो है संरक्षण आदेश पारित किया जा सकता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। नेक्स्ट, जबकि धारा 12 के तहत प्रतिकर के लिए आवेदन का निपटारा करते समय मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि घरेलू हिंसा की गई है, तो किस धारा के तहत मजिस्ट्रेट निवास आदेश पारित कर सकता है? तो निवास आदेश जो है यह धारा 19 के तहत पारित किया जाता है। इसमें मिसप्रिंट हो गया है, तो पहला जो विकल्प सही है, धारा 19 के तहत निवास आदेश पारित किया जाता है। और इसमें यह बताया गया है कि जब निवास आदेश पारित किया जाता है तो इस ऐसे आदेश में पर जो है साझी गृहस्थी से किसी व्यक्ति के कब्जे से बेदखल नहीं किया जा सकता है। अर्थात जो पीड़ित व्यक्ति है उसको उस जो साझी गृहस्थी है और उस साझी गृहस्थी से उसे पीड़ित व्यक्ति को बेदखल नहीं किया जाएगा, और उसे जो है न ही उस साझी गृहस्थी से हटाया जाएगा, न तो उसमें उसे प्रवेश करने से रोका जाएगा, और न तो ऐसा जो अभियुक्त है उसके जो कब्जे में साझी गृहस्थी है उसको स्थानांतरित या अन्य संकाम करने पर रोक लगा दिया जाएगा। अर्थात वह मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जो अभियुक्त है उस साझी गृहस्थी की संपत्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे आदेश हैं जो धारा 19 के तहत पारित किए जाते हैं। नेक्स्ट, धारा 12 के तहत जब अनुतोष के लिए, ये अनुतोष है, अनुतोष के लिए आवेदन किया जाता है तब मजिस्ट्रेट के द्वारा ऐसे आवेदन का निपटारा करते समय उस अनुतोष में क्या शामिल होगा? जबकि धारा 12 के तहत अनुतोष के लिए आवेदन किया जाता है तो ऐसे अनुतोष का निपटारा करते समय धारा 20 के तहत जो मजिस्ट्रेट है वह कुछ बातों को ध्यान में रखता है, जैसे जो पीड़ित है उसका मेडिकल खर्च, उसके संतान का खर्च, उसके संपत्ति को अगर नुकसान हुआ है तो उसका खर्च, इसको जो है उसमें अनुतोष के अंतर्गत शामिल करेगा। ऐसा अनुतोष जो है वह पर्याप्त होना चाहिए, उचित होना चाहिए, युक्तियुक्त होना चाहिए तथा पीड़ित व्यक्ति के जीवन स्तर से सुसंगत होना चाहिए। अर्थात जो पीड़ित व्यक्ति है जिस लाइफ स्टाइल को जी रहा है उसके अनुसार जो है वह अनुतोष का निर्धारण किया जाएगा। तो ये दूसरा कथन भी सही है। तीसरा है कि मजिस्ट्रेट ऐसी धनराशि को, अर्थात अनुतोष की धनराशि को एकमुश्त रूप में या मासिक रूप में देने का आदेश दे सकता है। तो इस प्रकार से ये भी सही है और सभी कथन सही हैं, और इनके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 20 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला है, मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। तो यह कथन सही है। इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 23 के अंतर्गत दिया गया है कि जो मजिस्ट्रेट है वह अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। दूसरा है, पीड़ित व्यक्ति के शपथ पत्र पर अभियुक्त के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश भी किया जा सकता है। तो यह भी सही है। इसके बारे में भी जो प्रावधान है वो धारा 23 के खंड 2 के अंतर्गत दिया गया है, और इसमें यह बताया गया है कि यदि व्यथित व्यक्ति शपथ पत्र देता है और उसके शपथ पत्र के आधार पर न्यायालय के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा विश्वास हो जाता है कि उसके साथ अपराध किया गया है, तो ऐसी स्थिति में जो अभियुक्त व्यक्ति है उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही भी की जा सकती है और आदेश पारित किया जा सकता है। तीसरा है, न्यायालय के द्वारा आदेश की प्रतियों को निर्धारित शुल्क अदा करने पर दिया जाएगा। तो यह कथन सही नहीं है।
क्योंकि जो आदेश की प्रतियां हैं उनको निःशुल्क दिया जाएगा, उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 24 के अंतर्गत किया गया है। और धारा 24 के अनुसार न्यायालय जो है वह आदेश की प्रति को निःशुल्क जो है आवेदन के पक्षकारों को और पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को जिसके अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है, तो इन दोनों व्यक्तियों को यह देगा। तो इस प्रकार से इसमें जो तीसरा विकल्प है यही सही नहीं है। और चौथा है आदेश की प्रति पक्षकारों को और पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाएगी, तो ये भी सही है। तो इन 4 कथनों में से यह तीसरा कथन ही सही नहीं है। नेक्स्ट, धारा 18 के अधीन जब कोई संरक्षण आदेश पारित किया जाता है तो वह कब तक प्रवर्तन में रहेगा। तो धारा 18 के तहत जब कोई संरक्षण आदेश पारित किया जाता है तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 25 में किया गया है। और धारा 25 के अनुसार ऐसा जो संरक्षण आदेश है वह तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक जो पीड़ित व्यक्ति है उसके उन्मोचन के लिए आवेदन न कर दे। अर्थात जो पीड़ित व्यक्ति है वह यह आवेदन करके कोर्ट से न कह दे कि इस आदेश को रद्द कर दिया जाए, तब तक यह संरक्षण आदेश पारित रहता है। नेक्स्ट, इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध में किस न्यायालय को अधिकारिता होती है। तो धारा 27 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन यदि कोई अपराध किया जाता है तो उस अपराध के विचारण करने के लिए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को अधिकारिता होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर न्यायालय के द्वारा मामले में विचारण किया जा सकता है। तो विचारण का स्थान के बारे में यहाँ प्रावधान जो है धारा 27 के अंतर्गत ही किया गया है। और धारा 27 के अनुसार जो विचारण का स्थान होगा अर्थात किस स्थान के मजिस्ट्रेट के द्वारा या न्यायालय के द्वारा इस मामले का संज्ञान लिया जाएगा और उसका विचारण किया जाएगा, तो इसी के बारे में जो धारा 27 के खंड 1 का ए है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि जहाँ जिस न्यायालय की अधिकारिता में जो पीड़ित व्यक्ति है वह निवास करता है या कारोबार करता है तो ऐसे स्थान पर कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। दूसरा है जिस न्यायालय की अधिकारिता में अभियुक्त जो है वह निवास करता है या कारोबार करता है तो वहाँ भी विचारण किया जा सकता है। तीसरा है जिस न्यायालय की अधिकारिता में वाद हेतुक पैदा होता है अर्थात विवाद पैदा हुआ है तो वहाँ भी विचारण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से उपरोक्त में से किसी भी न्यायालय के द्वारा इस मामले का विचारण किया जा सकेगा। नेक्स्ट, इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई आदेश कैसा उसका प्रवर्तन होगा अर्थात कहाँ तक उसका प्रभाव होगा। तो इस अधिनियम के अधीन अगर कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसका जो प्रभाव होगा वह पूरे भारत में होगा अर्थात वह पूरे भारत में प्रवर्तनीय होगा। इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 27 के खंड 2 के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि इस अधिनियम के अधीन किया गया आदेश वो जो है समस्त भारत में प्रवर्तनीय होगा। नेक्स्ट, इस अधिनियम की धारा 12, धारा 28 से लेकर 23 के अधीन सभी कार्यवाहियाँ और धारा 31 के अधीन किए गए अपराध के मामले में कैसी उपबंध लागू होंगे अर्थात किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। तो इसके बारे में प्रावधान धारा 28 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 28 के अनुसार इस मामले में जो है CRPC अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध लागू होते हैं। तो पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट, इस अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट के द्वारा किए गए आदेश से अपील आदेश की तारीख से कितने दिन के भीतर की जा सकेगी। तो अपील के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 29 के अंतर्गत किया गया है। और धारा 29 के अनुसार ऐसे आदेश के विरुद्ध जो अपील है वह 30 दिन के भीतर कहाँ की जाएगी, तो वह सेशन कोर्ट के समक्ष की जाएगी। अर्थात ऐसी जो अपील है आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर सत्र न्यायालय अर्थात कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष की जाएगी। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 30 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो धारा 30 के अनुसार यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के तहत प्रत्येक संरक्षण अधिकारी लोक सेवक समझा जाएगा, तो यह कथन सही है। दूसरा है सेवा प्रदाताओं के सदस्य लोक सेवक समझे जाएंगे, तो यह कथन भी सही है। तीसरा है संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाताओं के सदस्य दोनों ही भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो तीसरा विकल्प है यही सही है कि ये जो दोनों सदस्य हैं वह धारा 21 IPC के तहत लोक सेवक समझे जाएंगे। नेक्स्ट,
जबकि अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा संरक्षण आदेश भंग किया जाता है तो उसके लिए किस दंड का प्रावधान किया गया है। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 31 के अंतर्गत किया गया है और इसमें यह बताया गया है कि जबकि धारा 18 के तहत संरक्षण आदेश पारित किया जाता है और संरक्षण आदेश पारित किए जाने की स्थिति में उसका जो है भंग किया जाता है तो वह जो अपराध है वह 1 वर्ष तक के कारावास और 20,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। नेक्स्ट, जबकि अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा संरक्षण आदेश को भंग किया जाता है तो यह जो अपराध होगा किस प्रकार का अपराध होगा। तो संरक्षण आदेश को भंग किया जाता है धारा 31 के तहत, और जब 31 के तहत कोई अपराध किया जाता है अर्थात संरक्षण आदेश को भंग किया जाता है तो यह जो अपराध होगा वह संज्ञेय होगा अर्थात कॉग्निजेबल होगा और नॉन बेलेबल होगा अर्थात गैर जमानती होगा। तो ऐसे मामले में जो पुलिस अधिकारी है वह वारंट के बिना व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा और अधिकार स्वरूप उसकी जमानत की मांग नहीं की जा सकेगी। नेक्स्ट, जबकि संरक्षण अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है या करने से इनकार करता है तो उसे किस दंड से दंडित किया जाएगा। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 33 के अंतर्गत किया गया है और इसमें यह बताया गया है कि जब एक संरक्षण अधिकारी के द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जाता है या उसमें विफल रहता है या उससे इनकार करता है तो वह ऐसे दंड से दंडित किया जाएगा जो 1 वर्ष तक के कारावास और 20,000 रुपये तक के जुर्माने से हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। नेक्स्ट, संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही किसकी पूर्व मंजूरी से ही प्रारंभ की जाएगी। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 34 के अंतर्गत दिया गया है और धारा 34 के अनुसार संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध कोई जो अभियोजन है या कोई अन्य विधिक कार्यवाही है तब तक नहीं प्रारंभ की जाएगी जब तक कि राज्य सरकार के द्वारा इसके लिए पूर्व जो मंजूरी है न दे दी गई हो। तो इसमें जो है केंद्र सरकार नहीं होगा, इसमें राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी और इसके बारे में प्रावधान धारा 34 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, जबकि इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक कोई कार्यवाही की जाती है और वो जो है उससे कुछ नुकसान कारित होता है तो ऐसी स्थिति में क्या कथन सही है। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 35 के अंतर्गत किया गया है और धारा 35 में यह बताया गया है कि जब सद्भावनापूर्वक इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही की जाती है और उस कार्यवाही के फलस्वरूप किसी व्यक्ति को कोई नुकसान होता है तो इसके लिए कोई अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं स्थापित की जा सकती है। तो जो पहला विकल्प है यही सही है कि उसके लिए कोई वाद या अभियोजन जो है वह संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध संस्थित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, इस अधिनियम के उपबंध, तो इसमें क्या है, पहला तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, दूसरा है उनके अल्पीकरण में होंगे और तीसरा है उसके अतिरिक्त होंगे लेकिन उनके अल्पीकरण में नहीं होंगे। तो यही जो कथन है ये सही है कि इस अधिनियम के जो उपबंध हैं वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे लेकिन उनके अल्पीकरण में अर्थात उनको न्यून करने वाले नहीं होंगे। ये कथन सही है। इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 36 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, इस अधिनियम की उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास होगी। तो धारा 37 के अनुसार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति जो है वह केंद्र सरकार के पास होगी और इसमें कुछ धारा 37 की उपधारा 2 के अंतर्गत वो कुछ बिंदु बताए गए हैं जिनके संबंध में केंद्र सरकार नियम बनाएगी। जैसे संरक्षण अधिकारी कौन व्यक्ति नियुक्त होगा, उसकी क्या योग्यताएं होंगी, उसके पास कितने अनुभव होंगे, इसके संबंध में कोई नियम, संरक्षण अधिकारी और उनके अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों को सेवा शर्तें क्या होंगी, इसके बारे में जो नियम, और घरेलू घटना रिपोर्ट या अन्य जो रिपोर्ट है वह कैसे दी जाएगी, उसका क्या प्रारूप होगा, क्या रीति होगी। और इसी तरह से जो संरक्षण आदेश के लिए मजिस्ट्रेट के द्वारा अगर कोई मजिस्ट्रेट समक्ष कोई आवेदन किया जाता है तो वह आवेदन किस प्रकार से किया जाएगा। तो इन सब के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 37 के तहत जो है केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और धारा 37 के उपखंड 3 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जब ऐसा जो नियम बनाया जाता है तो उस नियम को यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, जबकि वह सदन जो है सत्र में हो।
तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में हमने ये जो प्रश्न बनाए जा सकते हैं हमने देखा है, और उम्मीद है कि हमने इस अधिनियम के लगभग सभी बिंदुओं को, सभी चीज़ों को कवर किया है, कुछ भी इसमें से छूटा नहीं है। लेकिन फिर भी आप हमारे वीडियो को देखते समय बेयर एक्ट को साथ में रखेंगे तो आपका जो यहाँ से चीज़ें हैं और बेयर एक्ट है, दोनों एक साथ जो है क्लियर हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इससे जुड़ने के लिए ज़रूर प्रेरित कीजिएगा, ताकि हमको भी इसमें और कार्य करने के लिए उत्साहवर्धन हो सके। और बहुत धन्यवाद आपको वीडियो को पूरा देखने के लिए।